हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कपिल शामिल है आज की हमारी नई क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे से जीएस प्रिपेयर करना चाहते हैं, डेली आप जीएस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, द फिडियाज एकेडमी। इसके अलावा आप एक बेल आइकन होता है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि क्लास आई है या नहीं आई है। और कभी कभी वो नोटिफिकेशन आपको शेड्यूल बनाने में भी हेल्प कर देगा। कभी कभी हम मिस कर देते हैं चीजों को, ये भूल जाते हैं। ठीक है, तो आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर देने के लिए हम मौजूद है। मेहनत का उत्तर मेहनत से देने के लिए मौजूद है। और संघर्ष का उत्तर, कंपटीशन का उत्तर संघर्ष और कंपटीशन से देने के लिए तैयार है। तो आप हमारी जो ऑफिशियल ऐप है उसको भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको वहां पर कुछ ना कुछ बेनिफिशियल चीजें मिलते रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आज का हमारा जो सेक्शन होगा, सबसे पहले तो जिन भी बच्चों से मेरी कल बात हुई है, जिन भी बच्चों ने कल हमें बधाई संदेश भेजे हैं, विशेष भेजी हैं टीचर्स डे के लिए, मैं उन सबका थैंक यू कहना चाहता हूं। आप सभी के और इतने सारे मैसेज को देखकर हमें लगता है कि यस, कि हाँ हमने कुछ अचीव किया है। हम बच्चों के दिलों में उतर पाए हैं, बच्चों का हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया है, तो हम और ज्यादा मेहनत करेंगे आप सभी के लिए। तो आप सभी का धन्यवाद। और मैं ये दुआ करता हूं कि नेक्स्ट टीचर डे तक आप किसी न किसी जॉब पर सेट होकर फिर हमें मैसेज करें। ठीक है, और जो भी ज्वाइन करें जरूर हमें मैसेज करके अपनी खुशी हमारे साथ शेयर करें। आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े। टेलीग्राम चैनल पर हम अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं और टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। ठीक है, डेली क्विज होते हैं और कुछ सब्जेक्ट के रैंडमली होते हैं, मतलब एक दिन होते हैं, एक दिन दूसरा सब्जेक्ट है। तो डेली क्विज आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है, तो द फिडियाज एकेडमी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप द फिडियाज एकेडमी नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। तो वेलकम है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बोट फ्लोट्स ऑन वाटर फॉलोइंग विच लॉ? कौन से नियम का पालन करते हुए पानी पर नाव तैरती है? तो आप आंसर कीजिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। बोट फ्लोट्स ऑन वाटर फॉलोइंग विच लॉ? आर्किमिडीज लॉ या आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, बॉयल्स लॉ या बॉयल्स का प्रिंसिपल, पास्कल लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप AEES की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी सोसाइटी है, साइंस पे बहुत फोकस किया इन्होंने, इसरो की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी कुछ टॉपिक, केवीएस के लिए कुछ टॉपिक रेलेवेंट रहेंगे, लेकिन बाकी सब के लिए तो सभी टॉपिक रेलेवेंट रहेंगे। और DSSB के लिए भी ये क्लास जो है इम्पोर्टेंट रहेगी। और बाकी GS SSC वगैरह के लिए तो ये है ही, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके अंदर। तो आपको बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने मिल किया है इसमें। बोट फ्लोट्स ऑन वाटर फॉलोइंग विच लॉ? आर्किमिडीज लॉ, बॉयल्स लॉ, पास्कल लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका सही आंसर है आर्किमिडीज लॉ। ठीक है, देखिए जब भी कोई वस्तु पानी के अंदर डाली जाती है, ठीक है, मान लीजिए एक पानी के अंदर एक चीज डाल दी गई, तो इसके सरफेस एरिया के हिसाब से जब ये नीचे की तरफ जाती है तो नीचे से वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। इस फोर्स को कहते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर हम एक सुई पानी के अंदर डालें तो वो डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा समुद्री जहाज वो उस पर तैरता रहता है। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब हम पानी में तैरते हैं तो हम अपेरेंटली यानी कि आभासी तरीके से हम लाइट वेट फील करते हैं। अपेरेंट लूज ऑफ वेट जब हम पानी में होते हैं, उसके पीछे भी क्या रीजन है? तो उसके पीछे भी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आप पानी के अंदर किसी वस्तु को डालते हैं या खुद पानी के अंदर होते हैं, यू विल फील अपेरेंट लॉस ऑफ वेट एंड द वेट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। जितना ज्यादा पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस आप करेंगे, उस वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है उसका जितना वेट होगा
उतना ही वेट आप कम जो है फील करेंगे। तो अगर आपका सरफेस एरिया, एक सुई डाली है तो पानी कम डिस्प्लेस किया तो वो सुई डूब जा रही है, लेकिन अगर आपने अपना सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है उसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा डिस्प्लेस होगा, इसकी वजह से आप तैरने लग जाएंगे उसमें। ठीक है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये हो गया। दूसरा, एक पास्कल का नियम से भी क्वेश्चन आता है। इसमें हाइड्रोलिक जितनी भी चीजें हैं वो हाइड्रोलिक, ये पास्कल का नियम जो है प्रेशर इन लिक्विड पे वर्क करता है। प्रेशर इन लिक्विड, ये पास्कल का नियम कहता है कि अगर किसी भी जगह पर हमने स्टोर किया है, लिक्विड स्टोर किया है, तो इस लिक्विड के किसी भी पार्ट पर अगर हम प्रेशर डालते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये पिस्टन हमने लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, तो हमने जो फोर्स यहाँ लगाया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे लिक्विड में। ठीक है, तो यहाँ इस पे जो एग्जांपल हम देखते हैं उसमें लिफ्ट, हाइड्रोलिक जितनी भी चीजें हैं उनका एग्जांपल आता है कि लिक्विड के पे कहीं पर भी हमने प्रेशर डाला है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई। ठीक है, या आपने जेसीबी मशीन देखी है, वो सभी जो है हाइड्रोलिक जेसीबी मशीन वो सभी इसी पे काम करती है। लिक्विड के एक चैम्बर पे आपने प्रेशर डाला है तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो इधर डिस्प्लेस हो गया, और यहाँ वाटर जो है स्टोर होता है तो यहाँ से ये इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और लिफ्ट जो है नीचे की तरफ चली जाएगी। और इधर एक चैम्बर होती है, अगर इससे प्रेशर डाले, ठीक है, तो यहाँ से पानी ने प्रेशर डाला तो लिफ्ट ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फ्लोर पे क्लिक किया है और उस फ्लोर के हिसाब से ही वो प्रेशर डाला जाएगा। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो वर्क करती है किस पे, पास्कल के लॉ। न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है अगर कोई वस्तु किसी जगह पर रखी हुई है, ठीक है, या तो वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो ये हमेशा अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहेगी। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे वर्क ना करे, एक्सटर्नल फोर्स इस पे वर्क ना करे। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अगर वो एनफ होगा तो इसकी सिचुएशन को जो है मेंटेन चेंज करने की कोशिश करेगा, अदरवाइज तब तक ये अपने रेस्ट को या मोशन को, इस स्टेट को मेंटेन करेगी। और किसी वस्तु का यही गुण कहता है इनर्शिया, या फिर हिंदी में इसको जड़त्व कहते हैं। इससे भी कई एग्जांपल आते हैं कि जब आप बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं और एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दिया, ठीक है, किसी ड्राइवर ने ब्रेक एकदम से लगा दिया, तो आप आगे की तरफ क्यों गिरने को हो जाते हैं? क्योंकि जब आप बस के अंदर होते हैं तो आप जब खड़े होते हैं तो आपके पैर बस के साथ टच में है, और उसने एकदम से ब्रेक लगाया तो पैर तो रेस्ट में रह जाएंगे और आपका ऊपर का हिस्सा मोशन में आगे की तरफ झुक जाएगा, या ज्यादा तेज ब्रेक है तो आप गिर भी जाएंगे। अब दूसरा एग्जांपल आता है कि अगर आप सभी बस में ट्रेवल कर रहे हैं और वो बस एक रुकी हुई है किसी स्टैंड पे, और उसने एकदम से यहाँ पर रेस दे दी है या एक्सीलरेट कर दिया है, बस को स्टॉप कर दिया है, तो आप पीछे की तरफ क्यों गिर जाते हैं? इसके पीछे रीजन है कि आपके ये पैर जो है बस के टच में है और बस हो गई है मोशन में, तो पैर तो आगे की तरफ निकल जाएंगे और आप पीछे की तरफ झुक जाएंगे। तो ये कारण है कि जो भी वस्तु है वो अपने आप को रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी। यहाँ पर रेस्ट में थे तो रेस्ट में रहने की कोशिश है, और यहाँ पर मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश है। ठीक है, इसके अलावा किसी ग्लास के ऊपर अगर आपने कार्डबोर्ड रखा है और कार्डबोर्ड पर एक सिक्का रख दिया है और आप अपनी उंगली से इस कार्डबोर्ड को जो है पुश करेंगे तो कार्ड तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये सिक्का जो है वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा। इसके पीछे भी रीजन यही है कि सिक्का जो है वो रेस्ट में रहना चाहेगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि कंबल को जब झाड़ते हैं, किसी स्टिक से झाड़ते हैं, या आप घर में जो खटिया होती है जब वो बाहर होती है पुरानी सी हो जाती है उसको झाड़ते हैं लकड़ी से उस पर हिट करके, या आप फल की टहनी को हिलाते हैं, ठीक है, तो फल क्यों गिर जाता है? ये सभी में यही बात है कि कंबल जो होता है उस पर डस्ट पार्टिकल लगे होते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल जो आप इस पे जब हिट करते हैं तो कंबल तो डिस्प्लेस हो जाता है, डस्ट पार्टिकल अपनी जगह रह जाते हैं और गिर जाते हैं। सेम चीज खटिया पे भी होता है, उस पे जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे गिर जाते हैं और बाकी जो रेसे होते हैं वो पीछे की तरफ लकड़ी की मार से पीछे की तरफ हट जाते हैं। सेम चीज पेड़ होता है, तो पेड़ की टहनी पर जब कोई फल लगा होता है, ठीक है, तो आपने इस टहनी को हिला दिया
तो टहनी तो डिस्प्लेस होगी, लेकिन फल अपनी स्टेट को मेंटेन करने की वजह से यहीं पे रह गया। आपने टहनी को ऊपर की तरफ खींच दिया या नीचे की तरफ खींच दिया तो फल वहीं पे रह गया और ये टूट जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे लॉ ऑफ इनर्शिया की तरह होते हैं। इनर्शिया दो तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जिसमें बॉडी अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाहती है, और दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, बच्चों की रिक्वेस्ट पे साइंस की क्लास शुरू की गई है, बीच बीच में साइंस की और बाकी सब्जेक्ट की क्लास जो है, अब साइंस की क्लास जो है वो आपकी रेगुलर तो नहीं होगी, लेकिन हाँ रैंडमली हम डिवाइड करेंगे टाइम को। ठीक है, और हाँ एक चीज और आपको इन्फॉर्म करनी है कि सीडीपी का 100 क्वेश्चन का एक गूगल फॉर्म टेस्ट तैयार हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, आप उसको गूगल फॉर्म में भी प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद उसको आपको एक प्रॉपर पूरे टेस्ट के रूप में आपको ऐप में भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और ये खास तौर से डीएसएसबी के बच्चों के लिए है, क्योंकि डीएसएसबी में सीडीपी थोड़ी ज्यादा होती है और उस हिसाब से इस टेस्ट का लेवल भी ज्यादा होगा। तो आप सभी बच्चे तैयार रहे, इस वीक के एंड तक कोशिश होगी कि ये टेस्ट आपको प्रोवाइड करें, तो आप अपने सिलेबस को रिवाइज करना शुरू कर दें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच मिरर इज यूज्ड इन साइड मिरर एंड रियर मिरर ऑफ द व्हीकल। तो आप जब गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आप सभी को कुछ मिरर यहाँ दिखाई देते हैं। एक तो आपका जो मिरर होता है वो होता है यहाँ साइड में, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, सामने देख रहे होते हैं, तो यहाँ साइड में आपको पीछे की चीजें दिखाई देती है। एक आपको अंदर की तरफ यहाँ फ्रंट में एक मिरर है जो कि आपको पीछे से आती हुई चीजों को दिखाता है। तो इन मिरर में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, क्वेश्चन ये है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस। देखिए लेंस तो होंगे नहीं, क्योंकि मिरर हमें चाहिए, तो आप ध्यान रखिए क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। आपको यहाँ मिरर कह के लेंस दे दिए गए, तो लेंस में तो चीजें आर पार निकल जाएंगी, मिरर यूज करना है हमें। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक कनकेव मिरर का, एक कन्वेक्स मिरर का। तो अवतल दर्पण जो होता है उसमें हमेशा इमेजेस लार्ज साइज की दिखती है। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण इस तरह का होता है, तो ऐसे किसी भी दर्पण के सामने आप खड़े हो जाए तो आपकी जो इमेज है उसको ये लॉन्ग कर देगा। ठीक है, अब दूसरा जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है, देखिए दर्पण है तो इस साइड हमने कुछ कोटिंग की हुई है। ठीक है, लाइट आर पार नहीं जाएगी। इसमें क्या होता है कि आपकी जो इमेज होती है उसको ये छोटा कर देता है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि कौन सा होगा। तो आपको कुछ आइडिया तो होगा, ड्राइविंग करते हैं तो मैं आंसर आपको दे रहा हूं कि कन्वेक्स मिरर होगा, क्योंकि आपको छोटे से मिरर में जो साइड मिरर होता है, ठीक है, कार का जो साइड मिरर होता है उसमें आपको बहुत पीछे की बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो अगर वो लार्ज साइज की हो गई तो इसके अंदर तो जितना उसका साइज है उससे ज्यादा साइज की दिखने लग जाएगी। तो एक कार का बहुत मुश्किल से एक कार भी ना दिखाई दे शायद, तो आपको बहुत सारी कार देखनी है। ठीक है, सेम चीज इस साइड भी वो मिरर लगा होता है, तो आपको इधर की बहुत सारी चीजें देखनी होती है, तो आपको कई सारी कार दिखाई दे जाएंगी छोटे छोटे साइज में। सेम चीज यहाँ रियर मिरर जो सामने फ्रंट में होता है, ठीक है, पहली सीट के ऊपर जो होता है, तो उसमें भी आपको पीछे की बहुत सारी चीजें, सड़क, सब कुछ दिखाई देता है। इसका मतलब चीजों का साइज छोटा कर दिया गया है, साइज स्मॉल है, तो यहाँ पर कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय यूज ऑफ विच लेंस। मायोपिया को किस लेंस के उपयोग द्वारा ठीक किया जाता है। मायोपिया, ये हिंदी में ट्रांसलेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, गड़बड़ हो गया, मैं इसको लिखता हूं। मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। सबसे पहले तो इसको यही समझना है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सी चीजें नहीं दिखाई देती। आप अपनी बात बताइए, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि निकट दृष्टि दोष में कौन सी चीजें नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखाई देती हैं। ऐसा दोष हो गया है जिसमें आपको नियर की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, फार की नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या होता है कि हमारी जो आई होती है, अक्सर आप डॉक्टर के पास जाते हैं जिसको स्पेक्स लगे हुए हैं, उनको तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अक्सर हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई
आप लेट के टीवी देखते हैं क्या? ऐसा तो नहीं कि आप लेट के टीवी देखते हैं तो आप कहते हैं नहीं सर ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं अच्छा, या फिर आप ऊंची टीवी को ऊंचा करके देखते हैं, लेट के पढ़ते हैं, तो बहुत सारी क्वेश्चन वो पूछता है। तो ऐसे अगर हम काम करते हैं, ऐसे हम कुछ आप चीजें देखते हैं तो हमारी आई बॉल का साइज जो है उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमारी आई बॉल जो नॉर्मल होती है वो आई बॉल थोड़ी सी लंबी हो जाती है। इसकी वजह से जो बाहर से लाइट आ रही थी, ठीक है, लाइट जो आ रही थी, अब क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स लेंस है तो इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं इसको। तो ये लाइट को कन्वर्ज करेगा, लेकिन ये लाइट जो कन्वर्ज होती है रेटिना पे इमेज बनती है, रेटिना काफी पीछे चला गया है तो ये इमेज बन जाती है बहुत पहले, ठीक है, यहाँ पर, यानी कि रेटिना से पहले इमेज बन जाती है। इसकी वजह से हमें जो दूर की वस्तुएं हैं वो नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो रेटिना पे इमेज नहीं बनती, वो यहाँ पे इससे पहले इमेज बन जाती है। तो इसको करेक्शन करने के लिए हमें, क्योंकि ये हमारा जो लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है, तो हमें एक कन्वर्जिंग लेंस है। ये कन्वेक्स को तो कन्वर्जिंग कहते हैं ना, जो कन्वर्ज करता है दो चीजों को आपस में। लेकिन अब हमको क्या करना है, इसको ठीक करने के लिए इसका अपोजिट लेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एक और लेंस यूज करेंगे, ठीक है। उस लेंस की मदद से हम क्या करेंगे, चीजों को थोड़ा सा पहले डाइवर्ज करेंगे और उसके बाद जो है फिर कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए कि ये वही आई लेंस अभी भी है, ठीक है। तो पहले जो लेंस था वो कन्वर्ज कर रहा था, तो इसके सामने हमने एक चश्मा लगा दिया और उस चश्मे में हमने कनकेव मिरर को यूज कर लिया। तो जब लाइट आई है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस लाइट को डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। अब ये लाइट थोड़ा आगे जाके कन्वर्ज होगी और रेटिना पे इसको जो है इमेज बना देगी। अब डिपेंड करता है कि आई बॉल कितना चेंज हुआ है, उस हिसाब से आपका जो चश्मे का नंबर हो जाएगा। और जो लेंस होता है उसकी पावर को हम किस में करते हैं, डायोप्टर में। लेंस की पावर जो 1 नंबर का 2 नंबर का वो डायोप्टर होता है असल में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट साइटेडनेस। उसका आंसर हमारा क्या हो गया, उसको करेक्शन करने के लिए हम कनकेव मिरर नहीं, फिर से कंफ्यूजिंग हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, लेंस, कनकेव लेंस का यूज करते हैं। ये हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है, इसको नहीं यूज करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये शॉर्ट साइटेडनेस की बात होगी ना, लॉन्ग साइटेडनेस में अपोजिट होता है। लॉन्ग साइटेडनेस में आपका जो आई बॉल है वो थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाता है, ठीक है, तो रेटिना पास आ जाता है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वो इलोंगेटेड हो जाएगा और रेटिना थोड़ा सा पास आ जाएगा। इमेज हमेशा किस पे बनती है, रेटिना पे बनती है, ध्यान रखिए। अब इसमें क्या होगा कि जो लाइट आ रही है वो कन्वर्ज होगी इसके पीछे जाके। पहले तो लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है लॉन्ग, दूर दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष, यानी कि दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, फार की चीजें दिखाई देंगी। ऐसा दोष हो गया जिसमें बस फार की चीजें देख सकते हैं। इसमें इसके पीछे रीजन होता है कि पास की चीजें जब आप देखते हैं तो वो उसका इमेजेस जो है वो रेटिना के पीछे बनता है, क्योंकि ये इलोंगेटेड हो गया है, थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया है, मूवमेंट इसकी आगे की तरफ हो गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको और ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा, थोड़ा सा पहले कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करेंगे कौन सा मिरर, हम इस समय पे इसी मिरर को एक और मिरर ऐसा यूज कर लेंगे जो लाइट को पहले से ही कन्वर्ज कर दे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे यहाँ पर। हालांकि इस क्वेश्चन में ये चीज नहीं पूछी है, लेकिन क्योंकि मैंने शॉर्ट साइटेडनेस बताई है तो हम क्या करेंगे, हम जो लाइट आ रही है उस लाइट को पहले से एक और कन्वर्जिंग लेंस के अंदर डालेंगे। फिर कन्वर्जिंग लेंस में लाइट पहले से ही थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गई और फिर जब इससे आएगी तो ये पूरा रेटिना पे आके बन जाएगी। अब डिपेंड करता है कि इसकी पावर कितनी यूज करें। जितना आपका आई बॉल में चेंज आ गया है उस हिसाब से इसको पावर यूज करेंगे, वही पावर वही होगी, डायोप्टर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लॉन्ग साइटेडनेस को कन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नए क्वेश्चन पे। Twinkling of star, bending of pencil in water, and appearing of water base horizon are because of which phenomenon of the light? तारों का टिमटिमाना, पानी में पेंसिल का मुड़ा होना, जल का पानी किसी भी बर्तन के अंदर पानी की जो उसका लेवल है, बेस है, उसको उठा हुआ दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण है? रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, स्कैटरिंग के कारण या इंटरफेरेंस के कारण? बताइए। ये कारण है रिफ्रैक्शन के कारण है, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, इसको थोड़ा सीधा बनाते हैं फिर आपको समझ में आएगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसका मतलब यही हो गया कि दूसरा मीडियम का मतलब ये हो गया, ये एक मीडियम जो है वो रेयर मीडियम होगा, लाइट मीडियम होगा, और दूसरा डेंस मीडियम होगा, ठीक है। जब वो डेंस मीडियम में जाती है तो ये इसको कहते हैं नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, जानी तो थी ये सीधे ऐसे, लेकिन ये थोड़ी सी अंदर की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज है जो रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, चीजें मुड़ी हुई दिखाई दे रही थी। और अगर इसका अपोजिट देखें तो क्या होगा कि अगर वो डेंस मीडियम से रेयर में आ रही है, ठीक है, तो ये नॉर्मल आनी तो ऐसे थी, लेकिन ये इससे थोड़ा दूर चली जाती है, ठीक है। तो ये दिस इज रिफ्रैक्शन। तो इसके एप्लीकेशन क्या होती है कि जब किसी बीकर के अंदर, ठीक है, कोई पेंसिल रखी जाती है, तो वो पेंसिल जो है हमें असल में मुड़ी हुई दिखाई देती है, इस पेंसिल जो मैं यूज कर रहा हूं इसका किनारा घिस गया है, पिक्चर सीधी बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो अब बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज जो हम देखते हैं वो चीज इस वजह से देख पाते हैं क्योंकि लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। अब पेंसिल में क्या होगा कि एक पेंसिल हमने मान लीजिए ऐसे रख दी है, तो इस पेंसिल से लाइट हमारी आई के ऊपर आनी है, ठीक है। तो अब हम अगर इस पेंसिल को देखेंगे, ठीक है, तो यहां से लाइट बाहर जाएगी और यहां रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम में इससे जो लाइट गई है, ये जो लाइट गई है ये इससे दूर हट जाएगी और हम यहां से देख रहे हैं तो उससे हमें दिखाई देगा कि ये जो लाइट है शायद इधर से आ रही है, ठीक है। तो हमें ये पेंसिल जो है ऐसे ऐसे करके मुड़ी हुई दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीज दिखती है। और सेम चीज तारों में भी होता है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर होती है, किसी जो डेंस लेयर भी होती है, हवा की हल्की लेयर भी होती है। उन लेयर्स की वजह से हमें तारे कभी यहाँ दिखाई देता है कभी यहाँ, तो वो टिमटिमाने की जो सिचुएशन है वो यही होती है कि असल में तारा यहाँ है, कभी वो इधर दिखता है कभी इधर, तो हमें वो टिमटिमाता हुआ दिखता है। सेम चीज वाटर के लेवल में होती है और पानी में मछली ऊंची दिखाई देती है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेनबो मिराज इंटरनेट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर ट्विंकलिंग ऑफ डायमंड एंड एंडोस्कोप सभी के सभी किस पे वर्क करते हैं? जो रेनबो होता है, जो इंद्रधनुष होता है या मिराज, मृग मरीचिका जिसको कहते हैं, जैसे रेगिस्तान में मृग को जगह जगह पानी दिखाई देता है। सड़क पे भी आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में सड़क पे आपको गाड़ियों की परछाई दिखाई दे जाती है, पानी भरा हुआ ऐसा लगता है। इंटरनेट सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर से जो जाता है, या ट्विंकलिंग ऑफ डायमंड ये और एंडोस्कोप ये किस पे वर्क करते हैं? रिफ्लेक्शन पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, इंटरफेरेंस पे या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे?
बताइए। इसका सही आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे रिफ्लेक्शन हो जाता है रिफ्रैक्शन की जगह। इनको इंद्रधनुष में भी यही होता है कि जो पानी की ड्रॉप्स होती हैं वो छोटे साइज की होती हैं। पानी जब लाइट्स के अंदर एंटर करती है तो वो वापस रिफ्रैक्ट होने के बजाय वो इस एंगल से एंटर करती है कि इसके अंदर ही घूमती है और फिर उसके बाद 7 रंग में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले स्टेज पे तो रिफ्रैक्शन दिखाई दिया, ठीक है, और दूसरी स्टेज पे आपको TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, उसके बाद डिस्पर्जन दिखाई दिया, यानी कि विक्षेपण, 7 रंगों में विक्षेपण। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसी वजह से मैंने रिफ्रैक्शन का ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज कर देता। TIR दिया है, डिस्पर्जन भी नहीं दिया, तो यहाँ पर TIR हमारा आंसर सीधा सीधा निकल के आ रहा है। मिराज में क्या होता है कि रेगिस्तान में कोई पेड़ होता है, ठीक है, वो पेड़ जो है वो इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से उल्टा दिखाई देता है। लेयर बाय लेयर एयर की जो डेंसिटी में डिफरेंस आता है और रिफ्रैक्शन होके वो फाइनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और आपको ऐसा लगता है जब आप देख रहे होते हैं कि शायद यहाँ पर ये पेड़ जो है उल्टा है और मृग जो है उसके पीछे घूमता रहता है, आगे जाके देखता है पानी नहीं मिलता, फिर आगे कोई पेड़ उल्टा दिखाई देता है, वो ऐसे घूमता रहता है। ऑप्टिकल फाइबर, आजकल जो आप वाईफाई लगवा रहे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर से होता है, आपके लगवा रहे हैं आप, ज्यादा स्पीड दिखती है उसमें। ऑप्टिकल फाइबर में वो लाइट एक बार एंटर कर जाए तो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है। एंडोस्कोप, आपके शरीर में पेट में अल्सर हो जाता है, कोई और चीज हो जाती है, तो एक पाइप अंदर भेजा जाता है जिसके आगे एक कैमरा लगा होता है। वो कैमरे से जो सिग्नल आता है वो उस पाइप में ऐसे ही अंदर अंदर सिग्नल आता है और आपको स्क्रीन पे वो चीज दिखाई देती है, यू कैन सी दैट। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ही वो उदाहरण हो गए। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। विच मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल? व्हीकल की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? तो ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ध्यान रखना। पहले हमने पूछा था कि जो साइड मिरर है उसमें कौन सा यूज किया जाता है, और रियर मिरर जो ऊपर की तरफ जो मिरर होता है चेहरे से ऊपर, तो पीछे की चीजें दिखाने के लिए। अब आ गया हेडलाइट, जो सामने हेडलाइट होती है किसी कार में जिससे लाइट निकलती है रोशनी के लिए, उसमें हम कौन सा वो यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अब मिरर की बात हो रही है, तो मिरर की बात हो रही है तो लेंस तो खैर इन्होंने दिया भी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। आप देखिए जैसे तरह से बैटरी होती है हमारी, उसमें क्या होता है कि एक बल्ब लगा होता है और उस बल्ब से कुछ लाइट तो सीधी चली जाती है, कुछ लाइट यहाँ इस सरफेस पे आती है, रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ 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 आती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी फिर इसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है क्योंकि सारी की सारी एक डायरेक्शन में हमने डाइवर्ट कर दी है। ठीक है, तो ऐसा केवल कनकेव में ही हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कन्वेक्स मिरर दिया है, सिंपल मिरर दिया है, ये तो कट ही गए। और फिर कनकेव को भी अगर ज्यादा मोड़ दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ लाइटें सीधे निकल जाएगी, उसके बाद इससे जितनी भी लाइटें निकल रही हैं वो सारी की सारी लाइटें एक ही डायरेक्शन में जो है मुड़ जाएंगी। और इससे आपने देखा होगा कि बल्ब तो छोटा सा लगा होता है लेकिन उस लाइट का इफेक्ट बहुत दिखाई देता है। कार की हेडलाइट में बहुत बड़ा बल्ब नहीं होता लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट बहुत दिखाई देता है। जो ज्यादा मुड़ा हुआ होता है उसको पैराबोलिक कहते हैं, पैराबोलिक। और क्योंकि ये कनकेव है तो पैराबोलिक कनकेव हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which phenomena is the reason behind colors on the soap bubble? जो साबुन के बुलबुले होते हैं उस पे आप देखते हैं, अगर सूरज की रोशनी में वो देखे हैं आपने, उस पे आपको कलर दिखाई देते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, या इंटरफेरेंस की वजह से? कौन सा है? ठीक है, देखिए जब साबुन का बुलबुला बनता है तो उसमें दो तीन कई लेयर बन जाती है। एक लेयर जो है वो पानी की होती है, दूसरी लेयर साबुन की हो जाती है। जब भी जो अलग अलग डेंसिटी की लेयर बनती है तो उसमें प्रकाश जो है
वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना दिखाता है, जिसकी वजह से उस पर आपको तरह तरह के कलर दिखाई देते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ऑन शूटिंग ए बुलेट यू गोट जोल्ट बैकवर्ड दैट समटाइम कैन हर्ट द शूटर बिकॉज ऑफ व्हाट। गोली चलाने पर आपको पीछे की तरफ झटका लगता है, जिसके कारण कभी कभी निशानेबाज को चोट लग सकती है। तो आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने कंधे को इंटेंसली थोड़ा पीछे भी ले लें, ताकि उस झटके को आप बैलेंस कर पाए। पहले से ही आप उसके लिए तैयार रहें, ठीक है, वरना कंधे में चोट लग सकती है। तो ये कौन से न्यूटन के नियम के हिसाब से कौन से नियम की वजह से ये चीज होता है? न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, पास्कल लॉ। न्यूटन का जड़ता का नियम तो कहता है कि कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है तो उसी में रहना चाहती है। ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ। उसके बाद आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो फ्लोटिंग है, तैरना है, चीजें तैरती हैं, उसके लिए है। उसके बाद न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है। पास्कल का नियम जो प्रेशर इन लिक्विड पे काम करता है, इस पे हमने बात की थी, हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह की बात की थी। तो एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन वाला जो ये न्यूटन का नियम है, इस पे काम करेगा। आपने गोली को जिस स्पीड से आगे की तरफ फेंका है, गोली भी आपको पीछे की तरफ फेंकेगी, यानी कि बंदूक को फेंकेगी, और उससे आपको झटका लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ऑफ व्हाट। तेल पानी पर क्यों तैरता है? बिकॉज इट इज मोर डेंसर देन वाटर। ये पानी से ज्यादा संघन है। अगर ज्यादा संघन होता, डेंस होता, तो ये तैरता नहीं, नीचे डूब जाता। इट इज लेस डेंसर देन वाटर, ये होगा क्योंकि ये वाटर में से ज्यादा कम डेंसर है, इसलिए हल्का है होने की वजह से ही पानी पे तैरता है। अब दूसरा एक और ऑप्शन इसने जो दिया, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील है। ये पानी में घुलनशील होता तो फिर ये पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता, फिर तैरने वाली बात ही नहीं रहती। ठीक है, जैसे चीनी और नमक घुल जाता है, ऐसे नहीं घुलता ये। आप इसको स्टीर, अगर इसको आप स्टीर भी करेंगे तो कुछ देर के लिए लगेगा कि घुल गया, लेकिन फिर से ये ऊपर आ जाएगा। इट इज इक्वल इन डेंसिटी विद वाटर, वाटर के साथ इक्वल डेंसिटी पे होता तो ये ऊपर नीचे नहीं, बीच में रहता, घुल जाता। तो ये ऑप्शन कट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज द इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल की गुड क्वालिटी का इंडिकेटर, अच्छा होने का इंडिकेटर क्या है? आपने देखा होगा जब आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो वहां पर एक अलग पेट्रोल भी होता है जो कुछ रुपए महंगा होता है, जिसे प्रीमियम पेट्रोल कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से डीजल में भी क्वालिटी होती है। ठीक है, और कहा जाता है सर ये इसकी माइलेज ज्यादा होगी, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा कौन सा ऐसा संकेतक है? तो ये पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, ये सभी के सभी पेट्रोलियम से बने हैं। और पेट्रोलियम शब्द का मतलब है, पेट्रो मतलब रॉक और ओलियम मतलब ऑयल, यानी कि चट्टानों से जो हमें तेल मिला है, वनस्पति के सड़ने गलने से जो ये तेल बना है वो रॉक ऑयल पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम को जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसको गर्म किया जाता है और अलग अलग जो है टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें अलग अलग हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले गैस ऊपर आ जाती है तो गैस को यहाँ से ले लिया जाता है, पेट्रोलियम को, डीजल को अलग अलग चैम्बर में जहाँ टेम्परेचर जैसा होता है, ठीक है, उस हिसाब से इसको सेपरेट किया जाता है, इसको रिफाइन किया जाता है रिफाइनरीज में। तो फिर उसके बाद उस पेट्रोलियम को कैसे पता करें कि वो सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है? तो ऑक्टेन नंबर सही आंसर है। ठीक है, सीटेन नंबर डीजल की क्वालिटी को देखता है। ठीक है, सीटेन नंबर किसको देखता है? डीजल की क्वालिटी को। अब पेट्रोल में आजकल एक और पेट्रोल ब्लेंडिंग चल रही है, मिक्सिंग चल रही है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारा पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो इससे हमारे फॉरेन रिजर्व पे भी फर्क पड़ता है और हमारी करेंसी भी वीक होती है। तो हमने एक तरीका अपनाया है कि बहुत सारा वेस्ट होता है, जैसे नारियल, आपने देखा होगा नारियल का ऊपर का जो खोल होता है, ठीक है, इसके बाद जो गन्ना होता है, शुगर केन, जब उससे रस निकाल लिया जाता है तो जो खोई होती है उसकी, ठीक है, उसको यूज करना है। और भी बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं, उन सबको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इथेनॉल में, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है,
ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज टाइप का है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो है तो सही। कार्बोहाइड्रेट को इथेनॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस इथेनॉल को पेट्रोल में डाल दिया जाता है, ठीक है। इसको गैसोलीन कहते हैं, पेट्रोल को गैसोलीन। तो इसमें इथेनॉल डाल दिया जाए तो इसको गैसोहोल कह दिया जाता है। फिर अगर पेट्रोल में इथेनॉल डाल दिया जाए तो उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। तो आजकल भारत सरकार कोशिश कर रही है कि पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिक्स किया जाए, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं रोकते हैं। पहली क्लास है, लेकिन कंसेप्ट साइंस के थोड़े हैवी होते हैं, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे तो वो भी दिक्कत करेगी। तो आप डेली क्लासेस आइए, ठीक है। कोशिश की जाएगी कि साइंस की क्लास जो है 3 से 4 वीक में आए, ठीक है। रिदम पे आने दीजिए, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि हम कितनी क्लासेस देने वाले हैं। चलिए यहीं पे क्लास को रोकते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और उसके अलावा आप इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलके पढ़िए, लाइव आके पढ़िए, अपने आप को आजमाइए, अपने आंसर दूसरों से मैच कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेन चीज तो यही है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि डेली स्टडी नहीं छोड़नी है, डेली स्टडी आप करिए, ठीक है। लड़ने का जो है एक जज्बा बनाइए कि आप सफल होना चाहते हैं, सफल होंगे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो। आपका दिन शुभ हो। और सभी संदेश जो आपने भेजे हैं कल, जो टेलीग्राम पे पर्सनली भेजे हैं, व्हाट्सएप पे भेजे हैं, उन सभी को शुक्रिया। हो सकता है कुछ को रिप्लाई मैंने नहीं किया हो, ठीक है, लेकिन आप सभी के मैसेज मैंने पढ़े जरूर है, ठीक है। तो आप सभी को शुक्रिया। आपने हमें गुरु माना अपना, ये हमारे लिए एक बड़ी बात है और ये हमारी एक बड़ी अचीवमेंट है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। आपसे बेटर कोई नहीं है, आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपको बस मेहनत करनी है। अपना पूरा जोर लगा दीजिए, आप पूरा जोर लगा दीजिए, ऑप्टिमम यूज कीजिए एनर्जी का। आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत।